दीक्षा लेने का अर्थ है जीवन में ठीक गणनाएं करना, राइट कैलकुलेशन ऑफ द डेटा इन आवर डे टू डे लाइफ। अगर हम सही गणना करना नहीं सीखते हैं, अगर हमारा मैथमेटिक्स सही नहीं है, तो हम धोखे में हैं। हम केवल सांस्कृतिक रूप से बौद्ध हैं, जमीनी हकीकत में हम बौद्ध नहीं हैं और हमें लाभ नहीं होगा। कोई ये कहे कि मैं बौद्ध हूँ, बुद्ध विहार जाता हो और प्रोग्रामों में जाता हो, जब कोई चंदा लेने आए तो चंदा भी दे दे, सफेद वस्त्र पहनता हो, मगर उसका कैलकुलेशन ठीक नहीं हो। जीवन में जब उसके सामने घटनाएं आती हैं, परिस्थितियां आती है, तो उसको ठीक से तोल माप न कर सके तो फिर कंक्लूजन ठीक नहीं होगा। और कंक्लूजन ठीक नहीं होगा माने रिजल्ट ठीक नहीं होगा, तो उसको अपने जीवन में, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो, राजनीति हो, सामाजिक क्षेत्र हो या कारोबार हो या शिक्षा का हो या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी हो, लाभ नहीं होगा। यहां मैं एक बीच में बात लेके आता हूं, राइट कैलकुलेशन, ठीक गणनाएं, हालात की ठीक गणना। और ठीक गणना कब कर पाएंगे? जब हमारा ध्यान ठीक होगा, राइट पॉइंट ऑफ व्यू होगा, सम्यक दृष्टि होगी। होता है माँ बाप हैं, उम्र ले ली, मगर बच्चों को समझाना नहीं आता। दादा दादी हो गए, माँ बाप हैं, बड़े हैं, मगर बच्चों की उलझन को ठीक नहीं कर सकते। हमें ये समझ में नहीं आता है कि हम अपनी लड़की को समझाएं कैसे। हमें ये समझ में नहीं आता है कि बहू को हम कैसे समझाएं कि ये घर आपका है और आपका कैसे है। सीधा कह देने से नहीं मानता कोई, सीधी बात समझ में नहीं आती। आपको ठीक ठीक व्याख्या करनी पड़ेगी, आपको अपने शब्दों को ठीक करना पड़ेगा। आपके शब्दों का ठीक चुनाव बेहतर परिभाषा को बनाएगा और वही बेहतर परिभाषा आपके सामर्थ्य को अभिव्यक्त करेगी कि आप ठीक समझा पाते हो। दीक्षा हमारे व्यवहारिक जीवन में, बस इस शब्द को पकड़ के रखना आप, दीक्षा हमारे व्यवहारिक जीवन में, कि हम दीक्षित हैं तो फिर जीवन कैसा हो, इस प्रश्न का उत्तर है ये मेरी बात। तो अपने व्यवहारिक जीवन में हालातों को गौर से देखना, जागृत अवस्था में देखना, सही सूचनाओं का संचय करना, सूचनाओं की जांच पड़ताल करना और फिर उसकी गणना करना, फिर कंक्लूजन निकालना और फिर ड्राफ्टिंग करना। प्लानिंग में कोई धोखा नहीं होगा। यह बौद्धिक पक्ष है बुद्ध का। एक बार कुछ लोग बहस करते करते बुद्ध के सामने गए और बुद्ध को कहने लगे कि जी आप बताइए कौन सी चीज बुद्ध है। एक पक्ष ये कह रहा था कि केवल बुद्धि ही बुद्ध है, दूसरा पक्ष कह रहा था नहीं, केवल शांति जो है वही बुद्ध है। तो बुद्ध कहने लगे इनमें से कोई भी एक चीज बुद्ध नहीं है। कैसे? मान लीजिए हमारे घर पे एक चौकीदार है, वो बड़ा ही ईमानदार है, झूठ नहीं बोलता, उसमें समर्पण की भावना है, वो हमें कभी धोखा नहीं देगा, मगर जागृत अवस्था में नहीं रहता। चोरों के बारे में, ठगों के बारे में उसे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, उसकी समझ बेहतर नहीं है, होश में नहीं रहता, मगर ईमानदार है। तो ऐसे चौकीदार को कोई भी मूर्ख बनाएगा और हमारे घर में चोर घुसेगा, लुटेरे घुसेंगे, हम लूट लिए जाएंगे, हमारा धन चोरी हो जाएगा। अब उसमें बुराई नहीं है, वो ईमानदार है, खुद धोखा नहीं करता, ठीक है, मगर नहीं है सजगता, अवेयरनेस नहीं है, तो ऐसा चौकीदार कोई काम का नहीं। अब एक दूसरे प्रकार का चौकीदार है जो बड़ा होश में रहता है, बड़ा तिगड़मबाज है, बड़ी उठापटक आती है, बड़ी चतुराई जानता है और हमेशा सजग रहता है, मगर ईमानदारी, वफादारी उसके व्यवहार का हिस्सा नहीं है।
इन आदर्शों को वो बेवकूफी मानता हो अंदर ही अंदर, मगर बाहर प्रकट न करता हो, तो ऐसा चौकीदार हमारे दरवाजे पे खड़ा है तो ये मानिए कि चोर की दस्तक है, लुटेरे की दस्तक है। ऐसा भी हमें लूटेगा, हमें नुकसान पहुंचाएगा। ये दोनों ही प्रकार के चौकीदार काम के नहीं हैं, हमें नुकसान पहुंचाएंगे। तो फिर किस प्रकार का चौकीदार चाहिए? ऐसा चौकीदार जो सम्यक दृष्टि वाला हो, प्रज्ञा वाला हो, बौद्धिक क्षमता वाला हो, होश में रहता हो, चोर उचक्कों के बारे में ठीक से जानता हो, ईमानदारी, वफादारी, अनुशासन उसके जीवन के आदर्श हों। ये परिपूर्णता है इंसान होने की, ये परिपूर्णता है परिवार होने की, ये बुनियाद है एक राष्ट्र की, एक देश की, क्योंकि इनके बिना एक देश नहीं हो सकता। केवल भीड़ हो सकती है, किसी विशेष प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र में फैली हुई भीड़, मात्र भीड़। समर्पण, ईमानदारी, नैतिक आदर्श के बगैर एक ही राशन कार्ड रखने वाले लोग केवल भीड़ हो सकती है, परिवार नहीं। परिवार मूल्यों का और भूमिकाओं का समूह है। परिवार के हर सदस्य को बेहतर भूमिका निभानी होती है। असल में परिवार उस एहसास का नाम है जो हम एक दूसरे को कराते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फीलिंग एट द बॉटम ऑफ माइंड, एक अलग प्रकार की, एक विशेष प्रकार का स्पर्श एहसास है। परिवार एक 4 लोगों का, 5 लोगों का समूह परिवार नहीं हो सकता। एक आधार कार्ड या राशन कार्ड रखने वाले लोग परिवार नहीं हो सकता। ये दीक्षा के मायने हैं हमारे सामाजिक संदर्भ में। तो हम जाने अनजाने में किसी एक चीज को बुद्ध नहीं माने, ये दीक्षा का मतलब है। मैं तीसरे मतलब पे जाता हूं। तीसरे संदर्भ में हमें यूं कहना चाहिए कि बौद्ध होने का मतलब है कि हम आस्तिक हैं, नास्तिक नहीं। बौद्ध होने का मतलब है हम नास्तिक हैं, आस्तिक नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए, इस जिद में नहीं पड़ना चाहिए। कोई आपसे कहे कि बहन जी आप किसको मानते हो, और आप ये कहो कि हम तो भाई बौद्ध हैं, हम बुद्धिस्ट हैं, और फिर सामने वाला ये कह सकता है अजी मैंने सुना है बौद्ध तो नास्तिक होते हैं। बौद्ध तो नास्तिक होते हैं, ये जो तो है ये अप्रत्यक्ष रूप से ये कह रही है कि भाई ये नकारात्मक है, नास्तिक होना नकारात्मक है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आप ये कहिए कि जी आस्तिक और नास्तिक इससे तो हमारा कोई सरोकार नहीं है, मगर हम आशावादी जरूर हैं। हमारी आशाएं रूढ़िवादिता और भाग्य में नहीं हैं। हमारी आशा काला जादू करने में, डोरे ताबीज में नहीं है। हमारी आशा अगले जन्म और पिछले जन्म में नहीं है। हमारी आशा इसी जीवन में, इसी जीवन के नैतिक मूल्यों में है, जीवन के आदर्शों में है, लोकतंत्रात्मक मूल्यों में है, भाईचारे में है। हमारी श्रद्धा इस बात में गहरी है कि जब कोई प्यासा पानी मांगता है तो हम बिना जात पूछे, बिना धर्म पूछे उसको पानी पिलाते हैं। रेगिस्तान की तपती रेत में पेड़ के नीचे रखे मटके को देखकर कोई राहगीर पानी मांगता है और उस मटके के पास बैठा व्यक्ति पानी पिलाने से पहले उसकी जात और उसका धर्म पूछता है। क्या यह आदर्श एक धार्मिक आदर्श हो सकता है? क्या इस प्रकार का व्यवहार किसी सूझवान समाज में, विद्वानों के समाज में प्रशंसा पा सकता है? तो वो कहेगी आपकी सखी सहेली, बोलो ना बहन। तब आप आगे बढ़िएगा और कहिएगा कि प्यासे का संबंध उसकी प्यास से है, उसकी धारणाओं से कोई कनेक्शन नहीं है।
उसकी मान्यताओं से उसकी प्यास का कोई संबंध नहीं है। यही आपके आदर्श हैं। एक जिद करता है कि ईश्वर है और दूसरा जिद करता है कि नहीं है। मैं कहता हूं इस झमेले से बाहर आइए। आप अगर नहीं सिद्ध करने लगोगे तो ना कर पाओगे, अगर आप ये सिद्ध करने लगोगे कि है तब भी ना कर पाओगे, क्योंकि है दो नहीं के बीच में विराजमान है। यदि मैं कहूं कि यह स्पीकर है तो इसका मतलब एक दिन ये नहीं था। अगर मैं कहूं यह स्पीकर है तो इसका मतलब एक दिन ये नहीं था, इसीलिए आज है और भविष्य में एक दिन नहीं होगा। भविष्य में नहीं है, भूतकाल में नहीं है, दोनों के बीच में है। इसको सिद्ध करने में जीवन नहीं सदियां गुजर गई है, मगर मिला कुछ नहीं। हम चीजें ठीक नहीं कर पाए। जब हम भाग्य भरोसे नहीं जीते, अगले जन्म और पिछले जन्म के भरोसे नहीं जीते, तो फिर किसके भरोसे जीते हैं? चौथी बात आ गई है। तो हम किसके भरोसे जीते हैं? हाउ टू सर्वाइव। हमें सर्वाइव किसके भरोसे करना है? एक ही है रत्न हमारे पास, दैट इज अवर ब्रेन, और दैट इज यूनिक सिस्टम। यह जो ब्रेन है, यह जो सिर है, केवल पगड़ी बांधने के लिए नहीं है, या तरह तरह के हेयर स्टाइल करने के लिए भी नहीं है, या मेरी तरह मुंडन रखने के लिए भी नहीं है। इससे भी कहीं कुछ और बेहतर, कहीं आगे जाकर कुछ और है। इसको ठीक करना, इसको पेनिट्रेट करना, इसको सूक्ष्म करना, और इतना सूक्ष्म करना कि आपकी गणनाएं सही हो, आप सूचनाओं को पहचान सकें कि ये विश्वसनीय है या नहीं है। कुछ बच्चे सोचेंगे कॉमर्स की क्लास चल रही है, डेटा, कैलकुलेशन, कंक्लूजन, ड्राफ्टिंग, राइट है। जब आपको जीना ही नहीं है भाग्य भरोसे, तो फिर कॉमर्स है, ये फिजिक्स है। आज मैंने एक बच्चे से पूछा था आपके पास सब्जेक्ट क्या है, उसने कहा पीसीएम। मैंने कहा पीसीएम में आप मैथ के बारे में बेहतर कमेंट क्या कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता हो, आपको प्रभावित किया हो। तो उसने क्या बात कही, ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा मैथ कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है। मैथ इंक्रीजेस द कॉन्फिडेंस अबाउट मोस्ट ऑफ थिंग्स इन अवर डे टू डे लाइफ। बट हाउ, कैसे कैसे विश्वास बढ़ाती है? क्योंकि मैथ करने का अर्थ केवल कागज पे कैलकुलेशन करना नहीं होता। मैथ करने का अर्थ ये कभी नहीं होता कि आपके 100 में से 90 नंबर आए हैं या 99% आए हैं, ऐसा नहीं। ये बड़ा छोटा है, सूक्ष्म है, सॉरी कम है। इससे कहीं ज्यादा है कि क्या आप अपने जीवन में गणनाएं ठीक कर लेते हैं। यह चुनौती तब होती है जब संयुक्त परिवार होता है। ये खुद के बहू आ गई, बड़े वाले भी बगल वाले ऊपर वाले फ्लैट में रहते हैं, उनके भी बहू है, 2 घर में जवान बेटियां हैं, 3-4 लड़के हैं, उनमें से 2 बड़े उदंडी हैं, एक लाडला है। ऐसे में परिवार को समेटना और संभाल के रखना, तब चुनौती आती है हमारे सामने कि ठीक कैसे करें। लेकिन कुछ नादान लोग बड़े भक्ति भाव में लग जाते हैं, सत्संग में जाने लगते हैं, पूजा पाठ करने लगते हैं, व्रत करने लगते हैं कि किसी तरह सब मैनेज हो जाए। लेकिन एक 4 दीवारी के अंदर इतनी अलग अलग प्रकार के बुद्धि वाले लोग रहते हैं, उनको एक विचार पे सहमत करना बहुत बड़ी बात है। ये तो निर्विरोध सरकार बनाने जैसा है। और कई परिवार में तो बहस बड़ी होती है। सारे उसमें 2 लोग तो ऐसे होते हैं जो हमेशा खिलाफ रहते हैं एक दूसरे के, बिना सुने ही बात काट देंगे। होते हैं, आपकी मित्र मंडली में कोई होगा, वो पहले से तैयारी रखते हैं कि इसकी बात तो हमें गलत कहनी है, पूर्वाग्रह सब जगह काम करते हैं। ऐसे में चुनौती रहती है किनके सामने? बौद्धों के सामने। किनके सामने? जो दीक्षित हैं। तो फिर हम अपनी बुद्धि को ठीक करें, पेनिट्रेट करें, इसके लिए जरूरी है सबसे पहले
उस एनवायरनमेंट में रहना, उस वातावरण में रहना जो आपको हमेशा उस दिशा में मोटिवेट करे। एक बात। नंबर 2, अपने बच्चों को ऐसे वातावरण में रखना जो आपके बच्चों को प्रेरित करे नैतिकताओं के प्रति, ठीक व्यवहार के प्रति। आपका 20% काम कम हो जाएगा। और नंबर 3, आप ध्यान साधना करें, मेडिटेशन सीखें, समय निकाल करके आप ध्यान करें, तब आपके शब्दों में स्पर्श होगा। कैसे? झूठी रटी रटाई बात केवल शब्द होते हैं, भौतिकी रूप होता है उनका, हृदय तक नहीं जाते। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, अगले 5 मिनट और हैं, क्योंकि आप काफी लंबे समय से बैठे हैं।